गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एपी। वेरी गुड। ये आपका है चैप्टर 5। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था एपी कैसे बनता है। एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था एपी जैसे 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि इसमें कोई सेम नंबर बार बार ऐड होता चला जा रहा है, इसलिए ये एपी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है? 1 1 हर स्टेप में ऐड होता चला जा रहा है। इसमें 1 ऐड हो गया, 2 1 2 से 1 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5। मतलब कोई सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा है। क्लियर? अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा? मैंने आपको बताया था जब कोई भी नंबर या इंटीजर ऐड होता चला जाता है, ठीक है, तो ये जो इंटीजर ऐड होना है वो एक निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? जो हम यहाँ पे तो ऐड हो रहा था 1 ऐड हो रहा था। अब हम यहाँ सपोज -1 अगर ऐड कर दे तो क्या होगा? -1 ऐड करने का मतलब फाइनली हुआ क्या? 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 10 + -1 इसका मतलब क्या हुआ? फाइनली प्लस माइनस माइनस, फाइनली ये आप 1 सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। -1 ऐड करने का मतलब ये हुआ कि 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे मतलब यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका 1 है। कॉमन डिफरेंस मतलब हर स्टेप के बीच जो डिफरेंस है दैट इज +1 हियर। इन दिस कंडीशन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? +1 है। बट अगर हम डिफरेंस -1 लें तो क्या होगा? अगर हमारा फर्स्ट टर्म 10 है तो -1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। मतलब फाइनली 1 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। -1 ऐड करने का मतलब क्या? 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो 10 के बाद 9 9 के बाद 8 8 के बाद 7 7 के बाद 6 6 के बाद 5। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहां पे d क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? -1 है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमने ये बताया था d के बारे में। d क्या है? d पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? दूसरी चीज हमने बताई थी आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? T1। T1 को हम A से डिनोट करते हैं। जो आपका फर्स्ट टर्म है उसको हम A से डिनोट करते हैं। क्लियर? फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। D का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? ए और डी ये दो ही चीज आपका एपी का मेन होता है। एपी बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? तो पहली चीज चाहिए होती है फर्स्ट टर्म। एपी अगर आपको बनाना हो, अगर कह दिया जाए कि एपी का फॉर्मेशन करो, एक एपी बनाओ, तो आप बोलोगे कौन सा एपी बनाए? आपको पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? ए मतलब फर्स्ट टर्म। किस नंबर से हम स्टार्ट करें? ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा, तभी तो आप एपी बनाओगे। तो एपी बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एपी बनाओगे कब? फर्स्ट टर्म मतलब कहां से स्टार्ट करना ये तो पता चल गया। अब आगे कैसे बढ़ेंगे ये कैसे पता चलेगा भाई? अगर मान लो फर्स्ट टर्म हमारे पास है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास है, हमें बोल दिया गया मैंने आपको बोल दिया एपी बनाओ, फर्स्ट टर्म आपका 2 है, 2 से स्टार्ट करो। तो 2 से स्टार्ट तो करेंगे
बट कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे, ये आपके लिए एक क्वेश्चन उठता है कि आगे बढ़ेंगे कैसे, किस ऑर्डर में हम इसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। क्लियर। तो आपको जरूरत पड़ती है डी की। दूसरी रिक्वायरमेंट एपी के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी कितना होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो कितना ऐड होता चला जाएगा और निगेटिव होगा तो कितना सब्ट्रैक्ट होते चला जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए जब हमें एपी का फॉर्मेशन करना हो। मान लेते हैं ए हमारे पास 2 है और डी इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे +1 है, इसका मतलब ऐड करना है। तो 2 के बाद 1 3, 3 के बाद 4, 1 1 ऐड करते चले जाएंगे। अगर डी निगेटिव हो तो क्या करेंगे, मान लो डी निगेटिव हो गया, ए 2 ही है अभी भी, बट डी इज -1, डी -1 है, निगेटिव है। डी के निगेटिव होने का मतलब एपी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। डी अगर पॉजिटिव है तब तो एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। बट अगर डी निगेटिव है तो नेचुरली एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, क्योंकि डी निगेटिव है तो ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है। अगर डी हमारे पास -1 हो जाए, ए इज 2 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, हमने 2 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, -1 है, इसमें -1 ऐड करना है, 2 + -1, इसका मतलब फाइनली 2 - 1 हो जाएगा। 1 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे, 2 - 1 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, 0 - 1 -1 हो गया, -1 -1 -2 हो गया, फिर -3 हो गया, एज इट इज। ये इस तरह से आपका एपी बनेगा जब d -1 हो, a2 हो। तो एपी बनाने के लिए मेन चीज हमारे पास 2 होता है, 2 रिक्वायरमेंट है हमारी एपी का फॉर्मेशन। एपी की फॉर्मेशन के लिए 2 रिक्वायरमेंट है आपकी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। 2 चीज आपको दे दिया जाए तो आप एपी बनाते चले जाओगे। क्लियर। एक चीज और अगर हमें एपी को स्टॉप करना है, मतलब लास्ट कहाँ करना है ये पता चल जाए तो पूरी एपी हमारे डिफाइन हो जाती है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाकर खत्म हो जाता है। क्लियर। मतलब लास्ट टर्म अगर हमें दे दिया जाए कि यहाँ पे लास्ट टर्म आपका -5 है, l -5 है, इसका मतलब हम -4 -5 तक ही चलेंगे, ये आपका लास्ट टर्म आ गया, इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड किया गया आपको कि l इज -5, मतलब लास्ट टर्म -5 है, ठीक है। तो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, एपी की एक सीरीज बनाने के लिए मेन रिक्वायरमेंट आपकी 2 ही होती है, ए एंड डी। इसका ध्यान रखेंगे, ए एंड डी मेन रिक्वायरमेंट है, हमेशा याद रखिएगा। पूरा चैप्टर में ये बहुत काम की चीज है, ए एंड डी, 2 चीज पे फोकस आपको करना है, ए एंड डी, ध्यान रखेंगे। अब ए एंड डी मैंने आपको बताया दैट इज दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर एपी। ओके, आगे जो हमने कल आपको बताया था टी एन, मतलब nth टर्म निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म एक ए है, सेकेंड टर्म मतलब T2 क्या होगा, जब हम A में D ऐड कर देंगे। अब आप ये मत भूलिएगा सर D माइनस भी करने के लिए अभी बता रहे थे आप, तो A माइनस D क्यों नहीं लिख रहे हैं। जब D निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, वहां पे आपको -D लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, A + D ही हमेशा लिखते हैं, ठीक है। ये अलग, जब D माइनस निगेटिव हो जाएगा, मान लो -1 हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट होगा, जब D निगेटिव होगा तो ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा A + D ही लिखते हैं। क्लियर है। T2 A + D, T3 A + 2D, भाई 2 बार D ऐड करेंगे तो तीसरा टर्म हो जाएगा, एक बार भी D नहीं ऐड करेंगे तो पहला टर्म होगा। A में कोई D नहीं ऐड किया हमने, फर्स्ट टर्म है, 1 D ऐड किया तो सेकेंड टर्म हो गया, एक बार D ऐड करेंगे, 2 बार D अगर हम ऐड कर दिए मतलब 2D ऐड कर दिए तो तीसरा टर्म हो जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम Tn की बात करते हैं तो यहाँ पे T3 था तो यहाँ पे 2 है, T2 था
तो 1 है। इसका मतलब 2 और 1 में रिलेशन क्या है बताइए, 3 और 2 में रिलेशन क्या है? रिलेशन यहाँ पे यही दिख रहा है कि 3 इज 1 लेस देन, सॉरी 2 इज 1 लेस देन 3, 1 इज 1 लेस देन 2, यही रिलेशन आपको मिलता है। तो यहाँ पे Tn क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, एक बार और रिवाइज करा दिया, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, दैट्स ऑल। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। पहला एक्सरसाइज आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एपी एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे। कल हमने 2 क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस भी किया था, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे द टैक्सी फेयर, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? किस कंडीशन में जब एक नंबर्स की लिस्ट बनती है, मतलब ये जो सिचुएशंस दिए गए हैं, अगर हम इसमें नंबर लिखते जाएंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो एपी किन किन कंडीशंस में होगा? ये 4 कंडीशन दिया गया आपको, चारों में से किन किन कंडीशन में एपी बनेगा, एपी का फॉर्मेशन होगा, ये पूछा जा रहा है, एंड व्हाई। तो हम क्या करते हैं, एपी देखते हैं बनता है कि नहीं। तो पहला कंडीशन आपका क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 15 रुपीज है। तो यहाँ पे 15 रुपीज पहले किलोमीटर, हम फेयर लिखते जाते हैं, पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर होगा, और 2 किलोमीटर अगर हम सफर करते हैं टैक्सी से तो कितना फेयर लगेगा, और 3 किलोमीटर सफर करेंगे तो कितना फेयर लगेगा, इसी का हमें कॉस्टिंग करनी है, कॉस्ट निकालना है। तो 1 किलोमीटर अगर आप सफर करते हैं, यूज करते हैं टैक्सी को, तो 15 रुपीज पे करना है। अगर 2 किलोमीटर अगर टैक्सी यूज करेंगे तो 8 रुपीज ऐड हो जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आप चलेंगे, 1 किलोमीटर के बाद हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज पे करना है आपको। तो अगर हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो 15 प्लस 8 23, अगर 3 किलोमीटर चलते हैं तो इसमें 8 फिर से ऐड हो जाएगा, 15 नहीं ऐड होना है, बार बार 8 ऐड होना है, पहले किलोमीटर के लिए 15 बार, और उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपीज। क्लियर? तो 23 के बाद 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। क्लियर? तो अब आपको ये देखना है एपी बनता है कि नहीं। तो नेचुरली बनता है, यहाँ पे 8 हमेशा इंक्रीज होता चला जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एपी है, एपी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, दिस इज एन एपी। क्लियर? सेकेंड कंडीशन है आपका, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, मान लेते हैं उसमें 100 यूनिट एयर भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कई कंडीशन से एपी आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे कितना सिलेंडर में कितना एयर बच रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ पे 100 यूनिट अगर उसमें एयर भरा हुआ है, ठीक है, 100 यूनिट एयर भरा हुआ है, तो 1/4 मान लेते हैं, वो फिक्स टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट के बाद इसमें से 1/4 रिमूव हो जाता है। तो 1/4 100 का 1/4 होगा कितना, 100 का 1/4 कितना होगा, 100 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखिएगा 25 होता है। 25 इसमें से रिमूव हो जाता है तो बचता कितना है, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 75 बचता है। यहाँ पे तो -25 हुआ, लेकिन अगले
स्टेप में माइनस कितना होता है, इसी पे ध्यान देना है आपको। ध्यान देंगे। अब अगले स्टेप के लिए आप 75 से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब आपके पास जो एयर बचा है इसमें वो 75 यूनिट बचा हुआ है। क्लियर, मान लेते हैं 75 यूनिट बचा हुआ है, तो 75 का 1/4 कितना होगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, मान लेते हैं लगभग 19। तो 75 में से 19 यूनिट रिमूव हो जाता है, तो बचता कितना है, 75 माइनस 19 कितना बचेगा बताइए आप। ठीक है, 56 बचता है। अब ये हो गया आपका 56 बच गया। अब यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 100 माइनस 25, यहाँ पे आपका माइनस 25 हुआ था, मतलब अगर डी फाइंड करते इन दोनों टर्म के अकॉर्डिंग तो माइनस 25 आता। बट यहाँ पे अगर हम डी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 75 माइनस 56 19। यहाँ पे डी निकाल रहे हैं तो आपका 25 आ रहा है, बट यहाँ डी निकाल रहे हैं तो 19 आ रहा है। और एपी में डी हमेशा कॉमन होता है, कॉमन का मतलब एक जैसा होता है, इक्वल होना चाहिए, डी हमेशा इक्वल होना चाहिए तभी एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमने जो है एयर की क्वांटिटी 100 यूनिट मान ली है। क्लियर है, आप x मान के भी कर सकते हो, मान लिया x बचा है। अब x का 1/4 रिमूव हो गया, तो x माइनस x/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4x हो गया, 4x माइनस 1x, 3x/4। तो अगला जो है आपका 3x/4 हो गया। अब 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, मतलब 3x/4 माइनस 3x/16 है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। ये आपका 4 3 या 12x माइनस 3x, मतलब 12 माइनस 3 9x/16 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देंगे। आप फिर से अब x मान के अगर करेंगे तो ऐसे कर लेंगे, d अगर हम निकालते हैं तो 3x/4 माइनस x तो आया कितना 3x माइनस x/4, मतलब 4 1 जा 4, 3x माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस x/4, d आया। अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग d निकालते हैं तो कितना आएगा एलसीएम आया 16, ये हो गया 9x माइनस 12x माइनस 3x/16, माइनस 3x/16, मतलब डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे हमने 100 यूनिट लेकर के किया था कैलकुलेट, यहाँ x लेके कैलकुलेट किया है। फाइनली सेकंड कंडीशन में एपी नहीं बनना है, आप यहाँ पे लिख देंगे इन सेकंड सिचुएशन देयर इज नॉट एन एपी। क्लियर है, आगे चलते हैं। थर्ड कंडीशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर इच सबसिक्वेंट मीटर। मतलब 1 मीटर के लिए यहाँ पे जो है वेल डिगिंग की बात की जा रही है, कुआं खोदने का वर्क है। ठीक है, वेल को डिग करना है, तो व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, डिगिंग चार्ज जो है वो क्या है, 1 मीटर के लिए 150 है और बाकी एडिशनल किलोमीटर्स के लिए 50 रुपीज है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, मतलब फर्स्ट कंडीशन जैसा ही है। पहले मीटर के लिए 150 और दूसरे 2 मीटर अगर डिग करना है, 2 मीटर खुदाई होती है तो यहाँ पे हो गया 50 रुपीज बढ़ जाएगा और 3 मीटर्स के लिए 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50-50 इंक्रीज होता चला जा रहा है, इसका मतलब ये एपी है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट
every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, amount of money in the account every year. अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ बताया जा रहा है कि अगर 10,000 अकाउंट में जमा किया गया, 10,000 अकाउंट में जमा किया गया, अभी 10,000 इसमें जमा कर दिया गया है, तो एक साल के बाद 8% के अकॉर्डिंग इसका अमाउंट क्या होगा? अमाउंट का मतलब होता है जितना हमने जमा किया है प्लस उसका इंटरेस्ट. A इज इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, A इज इक्वल टू I प्लस T, मतलब जो ब्याज मिलता है वो और जितना हमने जमा किया था वो, दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं दैट इज द अमाउंट. तो देखते हैं यहाँ पे 8%, इसका 8% होगा कितना? 10,000 का 8% कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000. 10,000 का 8% कितना होगा? 800. मतलब ये एक साल के बाद हमारे खाते में 10,000 का, 10,000 के बदले एक साल के बाद जो इसका ब्याज जुड़ जाएगा, तो देन दैट विल बी द अमाउंट. कितना हो जाएगा ये? 10,800. बट अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया गया है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है. तो ये ध्यान देने वाली बात है कि एक साल के बाद तो इतना हो गया, लेकिन जब एक साल पूरा हो गया तो उसके बाद जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस पे नहीं मिलेगा, अब इस पे मिलेगा, क्योंकि अब अकाउंट में इतना है. आपने डिपॉजिट तो इतना किया था, लेकिन एक साल के बाद इतना हो गया, तो अब इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा. मतलब 10,800 का 8% को हटा करके हम लोग डिवाइडेड बाय 100 लिख देते हैं. ठीक है, 8% निकालिए, दैट इज द आपका इंटरेस्ट हो जाएगा दूसरे साल के लिए. तो 8 8 जा 64. ठीक है, 864. देखिए पहले साल तो सिर्फ 800 रुपीज ही इंटरेस्ट मिले थे, बट दूसरे साल आपका 64 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पहले साल 10,000 पे मिला था और दूसरे साल 10,800 पे मिल रहा है, तो नेचुरली आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा. तो 864 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 11,664. क्लियर? अब यहीं से हम लोग देख लेते हैं एपी है कि नहीं. नेचुरली नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो 800 ही ऐड हुआ था और यहाँ पे क्या ऐड हो गया? 864 ऐड हो गया. अब आगे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो और ज्यादा मिलेगा, बिकॉज पहले आपका 10,000 पे इंटरेस्ट मिला था और अब ये अमाउंट, ये जो आपका जो जमा किए थे, दैट इज कन्वर्टेड टू 11,664. ज्यादा हो गया, 1,664 रुपया ज्यादा हो गया, तो अब ब्याज और ज्यादा मिलेगा. तो ये एपी नहीं है, नेचुरली ये एपी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डी आपका डिफरेंट आ रहा है. कॉमन डिफरेंस जो है डिफरेंट आ रहा है, ये डी नहीं है. क्लियर है? अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे. बाकी के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के बहुत ही इजी हैं. अब यहाँ पे लिखना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्वेश्चन नंबर 2 में. तो देखिए बहुत इजी है, मैंने आपको बताया था ए और डी दो रिक्वायरमेंट है और दोनों ही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 5 क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूं कि ए एंड डी हर क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो पहला हम समझ लेते हैं, ए इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है एंड डी इज ऑल्सो इक्वल टू 10. आपको एपी बनाना है, लिख दो एपी जितना लिखना है. इसमें तो 4 टर्म्स ही बोला है, जितना लिखना है लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए इज इक्वल टू 10. ठीक है, पहला टर्म 10 हो गया. डी आपका 10 ऐड कर दो, 20 30 40 हो गया 4 टर्म. कोई बात नहीं, छोड़ दो, दैट्स ऑल. क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 2 का सेकंड जो है उसमें भी ए एंड डी दिया हुआ है. a -2 से स्टार्ट करना है. डी 0 है, डी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कमाल का चीज है भाई यार, गजब. देख लेते हैं सेकंड, a इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है और d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अरे वाह क्या बात है.
तो यहाँ पे -2 से कोई स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन डी ऐड कितना करेंगे, 0 0 ऐड करेंगे, 0 0 ऐड करते जाओ ना, 0 ऐड करो, -2 है, 0 ऐड किया, -2 है, 0 ऐड किया, -2 है, दैट्स ऑल। ये भी एपी हो गया। यहाँ पे डी मतलब 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पे गजब का कंडीशन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। -2 दिस इज ऑल्सो एन एपी, नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो इस तरह से हमें थर्ड क्वेश्चन करना है, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय।